हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 1 के बारे में। ठीक है, मुझे एक मैसेज आया था, ठीक है, ध्रुव जी का, कि सर ऑर्डर 1 पे लेक्चर बनाने के लिए, ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 2, 3, 4। तो आज मैं ऑर्डर 1 लेके आया हूँ सीपीसी का। जब बात करता है पार्टीज टू सूट, यानी कि अगर कोई भी सूट इंस्टीट्यूट होता है तो उससे पहले क्या होना चाहिए, एक पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, पार्टीज मतलब एक तो वादी हो जाएगा, दूसरा कौन हो जाएगा, प्रतिवादी। तो वादी और प्रतिवादी के रूप में कौन जोड़ा जा सकेगा उस केस में, उस मामले में। और यहाँ पे एक चीज़ और आती है, कुसंयोजन और असंयोजन। ये क्या होता है, यानी मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ये क्या होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में लेक्चर देखने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वादों के पक्षकार, यानी कि ये तो हो गई आपकी हेडिंग ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 क्या कहता है, पार्टीज ऑफ सूट, यानी जो सूट आप इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं। सूट कब इंस्टीट्यूट होगा, जब कोई डिस्प्यूट होता है, यानी विवाद उत्पन्न हुआ और उस विवाद में क्या होंगे, दो पक्षकार होंगे। एक तो हो जाएगा आपका जो वादी है और दूसरा हो जाएगा प्रतिवादी। ठीक है, दो पार्टी यहाँ पे हो गई, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। अब ये दोनों आएंगे तभी तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मामले को संचित करोगे। यहाँ पे आपका जो धारा 26 है, ठीक है, सेक्शन 26, ये क्या कहता है, वाद को संचित करना। जब यहाँ पे विवाद उत्पन्न हुआ, कोई डिस्प्यूट हुआ, उसके बाद ये जो पार्टीज है उसमें से कोई सी भी जाएगी, कोई पक्षकार जाएंगे तो सूट को इंस्टीट्यूट करेंगे। जब सूट को इंस्टीट्यूट करते हैं, यानी जो यहाँ पे वाद को संचित करता है वो कहलाता है आपका वादी, और दूसरा क्या कहलाता है आपका, जिसके खिलाफ आप यहाँ पे मामला लगा रहे हो, वो हो जाएगा आपका प्रतिवादी। इतना तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगर ऑर्डर 1 की, तो ऑर्डर 1 रूल 1 और रूल 3, इन तीनों को आपको एक साथ पढ़ना है। क्यों? क्योंकि रूल 1 जो है वो वादी को कौन से वादी के रूप में जोड़े जाएंगे, कौन से व्यक्ति, और कौन से प्रतिवादी के रूप में जोड़े जाएंगे, कौन से व्यक्ति, ये रूल 3 कहता है। बाकी सेम अंदर के जो कंटेंट है पूरा सेम है, रूल 1 और रूल 3 का दोनों एक जैसे हैं, इसलिए हम एक साथ यहाँ पे लेके आए हुए हैं रूल 1 और रूल 3। अब बात करते हैं यहाँ पे, यदि वादी और प्रतिवादी के रूप में कौन संयोजित किया जा सकते हैं। संयोजित का मतलब क्या है कि कौन जोड़े जा सकते हैं, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो वादी के रूप में जोड़े जा सकेंगे, कौन प्रतिवादी के रूप में जोड़े जा सकेंगे। जब विवाद उत्पन्न होता है तो उसमें कई व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है ना। एक तरफ यानी ए बी सी, मान लीजिए ये एक तरफ हो गए, डी ई एफ ये दो दूसरे तरफ हो गए, यानी कि मान लीजिए इन लोगों ने सूट को इंस्टीट्यूट किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो सकता है सिर्फ एक चला जाए, ए भी जा सकता है, यानी ए बी सी तीनों जाके मिलके यहाँ पे सूट का इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। जब यहाँ पे एक ही कार्य समव्यवहार के बारे में ये मामला है, यानी कि ठीक है ना, यानी ए और बी और सी, अगर ये तीनों अलग अलग मामले को यहाँ पे संचित करेंगे तो वहाँ पे जो तथ्य का प्रश्न है और विधि का प्रश्न है, ये दोनों तो एक ही रहेंगे ना। तो इसको अलग अलग संचित ना करते हुए इसको क्या किया गया है, एक ही यहाँ पे इस मामले को संचित किया गया है, और तीनों को क्या किया सकता है, ए और बी और सी तीनों को क्या किया सकता है, यहाँ पे पार्टीज के रूप में जोड़ा जा सकता है। उसी तरह से प्रतिवादी की अगर देखा जाए तो प्रतिवादी भी क्या किया सकते हैं, या तो डी हो जोड़ा जा सकता है, यानी डी ई भी हो सकता है, और डी ई एफ तीनों भी यहाँ पे जोड़े जा सकते हैं प्रतिवादी के रूप में। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो एक ही कार्य है, जब यहाँ पे उनका क्या है कि कार्य तो एक ही है, विवाद तो एक ही है, साथ ही साथ समव्यवहार भी एक ही है। तो यहाँ पे हो सकता है कि या तो ऐसे कार्य समव्यवहार से पैदा होने वाले अंतोष के अधिकार में उनको संयुक्त या पृथक रूप से वर्तमान हो, यानी कि ए बी सी उनका तीनों का इंटरेस्ट एक ही है। संयुक्त रूप से भी हो सकता है, यानी अलग अलग भी उनका इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ भी क्या होगा, उनको एक साथ यहाँ पे प्रतिवादी के रूप में या फिर वादी के रूप में जोड़ा जा सकता है। अगर अलग अलग लाएंगे तो उसमें विधि और तथ्य का प्रश्न तो एक ही होगा ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अगर अलग अलग होता है इनका विधि का प्रश्न, तथ्य का प्रश्न, तब तो ठीक था, लेकिन अगर एक ही है तो यहाँ पे एक साथ जोड़ा जा सकता है ऐसे प्रतिवादी या वादी को, अगर इंटरेस्ट उनका एक ही, हित एक ही है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। आगे समझ में कि किसको जोड़ा जा सकता है, किसको नहीं, यानी जिसका सेम इंटरेस्ट है तो उसको तो जोड़ा ही जा सकता है।
या फिर उसको अनुतोष यहाँ पे अधिकार मिलने वाला, कोई रिलीफ मिलने वाला है, उनको सेम मिलने वाला है, तो उसको जोड़ा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। अब बात करते हैं नियम 2 और 3 का की, ठीक है। अब 2 और 3 का भी एक ही बात करता है, इसलिए हम इसको एक साथ लेके आए। तो यहाँ पे क्या कहता है, न्यायालय द्वारा पृथक विचारण का आदेश। यदि मान लीजिए वादी और प्रतिवादी को जोड़ा गया, ठीक है, वादी के रूप में ABC को जोड़ा गया, प्रतिवादी के रूप में DEF को जोड़ा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यदि मान लीजिए न्यायालय को लगता है कि अगर इन तीनों को एक साथ यहाँ पे ट्रायल चलाया जाएगा, ठीक है ना, इन सभी का एक साथ ट्रायल चलाया जाएगा, तो हो सकता है कुछ उलझन उत्पन्न हो जाए या कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाए, या फिर उसमें क्या होगा, जो निर्णय देने में विलंब कारित हो सकता है किसी न किसी के कारण। तो उसको क्या किया जा सकता है, न्यायालय आदेश दे सकता है कि भैया तुम एक काम करो, अलग से मामले को संचित करो और उसका विचारण हम अलग से चलाएंगे, उसका ट्रायल हम अलग से करेंगे, ताकि मामले को जल्दी निपटाया जा सके, कोई विलंब ना हो, ना ही कोई उलझन, कोई समस्याएं उत्पन्न हो। सिर्फ 2 ही यहाँ पे रीजन है, या तो कोई समस्या उलझन होगी या फिर विलंबकारित होने होगा। इसलिए न्यायालय क्या कर सकता है, आदेश कर सकता है कि अब पृथक विचारण किया जाएगा आपका। ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं रूल 4 की। सारे रूल यहाँ पे कवर की, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर कर रहे हैं। तो न्यायालय संयुक्त पक्षकारों में से किसी एक या अधिक के विरुद्ध या उनके विरुद्ध निर्णय दे सकेगा। जब मामले में क्या हुआ, एक साथ कई वादी आए, ठीक है, कई प्रतिवादी आए। अब उन कई वादी प्रतिवादी में से किसी क्या कर सकता है, संयुक्त रूप से भी निर्णय दे सकता है, या फिर ऐसा भी निर्णय दे सकता है किसी एक को कुछ निर्णय दिया, किसी दूसरे को कुछ कुछ निर्णय में दे दिया, ठीक है। जो भी यहाँ पे हकदार होगा रिलीफ पाने का, उसको दे सकता है, या तो संयुक्त रूप से दे सकता है या फिर उनके विरुद्ध भी दे सकता है। यानी वादी में अगर सूट इंस्टीट्यूट किया है ना, सब शासित किया है, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ वादी के पक्ष में ही आएगा, हो सकता है वादी के विरुद्ध भी निर्णय जा सकता है। तो यहाँ पे संयुक्त रूप से भी दिया जा सकता है, या फिर एक या अधिक के पक्ष में भी यहाँ पे निर्णय दिया जा सकता है। ये बात करता है आपका रूल 4। अब बात करते हैं रूल 7 की। अब रूल 7 क्या कहता है, जब वादी को संदेह हो कि किससे प्रतितोष चाहा गया है। अब यहाँ पे हो सकता है कि 2 या अधिक प्रतिवादी हैं और उनमें से ये वादी को लगता है कि ये किससे प्राप्त करना चाहिए प्रतितोष, यानी अनुतोष किससे मिलना चाहिए, उसको डाउट है, ठीक है। वादी को यह संदेह है, ठीक है, डाउट क्या है कि भैया कई लोगों से झगड़ा, यानी कई लोगों से ज़मीनी मामला है, ठीक है। तो वहाँ पे जो अगर प्रतिवादी 2 या 2 से अधिक हैं और वादी को लगता है कि या तो C से उसको रिलीफ चाहिए या D से चाहिए, अब यहाँ पे यह क्या है, डाउट है, उसको संदेह है, तो क्या करेगा, C और D दोनों को यहाँ पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के रूप में इसको ऐड कर लेगा उसमें पक्ष में मामले में। अब यहाँ पे न्यायालय डिसाइड करेगा कि C ज़्यादा उसको लायबल है उसको रिलीफ देने के लिए कि D, यानी कौन यहाँ पे किस विस्तार तक दायी होगा और लायबल होगा। अब यहाँ पे उस प्रश्न का निर्धारण करवाने के लिए न्यायालय के समक्ष दोनों को क्या करेगा, प्रतिवादी के रूप में संयोजित कर लेगा प्लेंटिफ। अब न्यायालय डिसाइड करेगा कहाँ से किसको कितना देना है, किससे रिलीफ लेना है, अब ये न्यायालय के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। अब न्यायालय डिसाइड करेगा, अब वो जो भी साक्ष्य आएंगे उस साक्ष्य के माध्यम से होगा, ठीक है। ये हो गया आपका रूल 7। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है रूल 8। रूल 8 क्या कहता है, रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात करता है। किस सूट की बात करता है, प्रतिनिधित्ववाद की। एक ही हित में सभी व्यक्ति की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा। अब यहाँ पे कई लोग हैं, ठीक है, मान लीजिए करीब 50 लोग हैं। अब उन 50 लोगों के एक यहाँ पे मामले फाइल करेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है सिर्फ एक ही है। तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, सभी के इंटरेस्ट के लिए कोई एक व्यक्ति, जैसे लीडर होता है, लीडर क्या करेगा, उन सभी के बिहाफ पे मामला फाइल कर देता है। या फिर क्या होगा, इन 50 की ओर से एक व्यक्ति है जो डिफेंड करेगा उस पूरे मामले को। अगर इन 50 के विरुद्ध मामला फाइल हुआ है तो क्या करेगा, हो सकता है कोई एक व्यक्ति आए और इन 50 की ओर से मामले को क्या करे, उसको डिफेंड करे, प्रतिरक्षा कर सकता है। तो दोनों चीज़ें, या तो सूट ला सकता है या फिर उसको डिफेंड कर सकता है, प्रतिरक्षा कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबको आने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्या होना चाहिए, इसमें एक ही हित होना चाहिए, इंटरेस्ट किसका, सबका एक ही होना चाहिए, तभी यहाँ पे ये ऐसे मामले फाइल हो सकते हैं प्रतिनिधित्व के रूप में, ठीक है, प्रतिनिधिवाद। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये एक इंटरेस्ट है तो साथ ही साथ क्या होगा, न्यायालय की अनुज्ञा होगी,
जो व्यक्ति यहाँ पे सभी की ओर से मामला फाइल करना चाहता है ना, तो उसको क्या करने होगा, सबसे पहले तो परमिशन लेनी होगी, किसकी, न्यायालय की अनुज्ञा लेनी होगी। अब न्यायालय की अनुज्ञा लेने के लिए क्या किया जाएगा, सभी हितबद्ध की ओर से या उनके फायदे के लिए एक व्यक्ति बाद लाएगा। यहाँ पे सूट क्या कर दिया, मान लीजिए ए है, इसने क्या किया, 50 व्यक्तियों की ओर से मामले को फाइल कर दिया, क्योंकि उनका इंटरेस्ट एक ही था। अब न्यायालय क्या करेगा, जब ये अनुज्ञा के लिए जाएंगे तो न्यायालय इन क्या करेगा, परमिशन देगा। ठीक है, जब परमिशन दे देता है सूट को फाइल करने का कि आप सभी की ओर से मामला को फाइल कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जब अनुज्ञा दी जाएगी तो उसके बाद उन सभी हितबद्ध पक्ष को नोटिस जाएगी, यानी जिन 50 की ओर से ये मामला फाइल कर रहा है ए, उन 50 को क्या होगा, नोटिस जारी होगा कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है कि ये मामला फाइल कर रहे हैं। अगर किसी ने कोई चाहता है कि उस किसी को ऑब्जेक्शन है, उसको उसमें पक्षकार बनाया जाना चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। यानी हितबद्ध व्यक्ति जो भी है, अगर उसको लगता है कि मुझे यहाँ पे पक्षकार बनाया जाना चाहिए ना, तो वो आवेदन करेगा न्यायालय के समक्ष कि मुझे भी इसमें पक्षकार बनाया जाए। ये चीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, परमिशन देने के बाद नोटिस जारी होती है ऑब्जेक्शन के लिए, कोई किसी का कोई ऑब्जेक्शन है, कोई आपत्ति है, उसको क्या कर सकें, वहाँ पे उसको न्यायालय के समक्ष रख सकें। अब यहाँ पे क्या होता है कि आगे यदि मान लीजिए मामला फाइल हो गया, प्रतिनिधित्ववाद यानी कि रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल हो गया, तब यहाँ पे जो भी ए है, जो 50 की ओर से यह मामला फाइल करता है ना, तो उसको क्या करेगा, बिना नोटिस दिए, यानी कि अगर ये ए है, मामले का किसी भाग का परित्याग करना चाहता है, छोड़ना चाहता है किसी भाग का, या फिर बाद में कोई करार करना, यानी जो उसका सूट है उसमें कोई एग्रीमेंट करना चाहता है, समझौता करना चाहता है, या फिर सूट को विड्रॉ करना चाहता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं कर पाएगा। क्यों, इसके पहले क्या करना होगा, उन 50 में से जो भी हैं हितबद्ध पक्षकार, उनसे क्या करना होगा, उनको नोटिस जारी करनी होगी, और नोटिस के बाद उनको आएंगे। अगर उनको कोई आपत्ति है तो ठीक है, अगर कोई आपत्ति नहीं है तो यहाँ पे त्याग कर सकता है, या करार कर सकता है, या विड्रॉ कर सकता है मामले को। ठीक है, तो नोटिस देने के बाद ही यहाँ पे विड्रॉ कर सकता है, उसके पहले नहीं कर सकता। ये होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव सूट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 1 का रूल 8। अब ये समझते। अब आता है आपका मिस ज्वाइंटर, नॉन ज्वाइंटर। एक यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, पहला तो आता है कि यदि मान लीजिए बाद में जो आपको सूट फाइल हुआ, उस सूट फाइल करते समय आपने किसी ऐसे पक्षकार को जोड़ दिया जिसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, या फिर आपने ऐसा किया कि जिसको जोड़ना चाहिए था आपने उसको नहीं जोड़ा। ठीक है, तो ये होता है आपका कुसंयोजन, मिस ज्वाइंटर। कुसंयोजन का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी गलत व्यक्ति को जोड़ लिया, और असंयोजन का मतलब जिसको जोड़ना था आपने नहीं जोड़ा, नॉन ज्वाइंटर हो गया इसका। आगे आवाज समझे। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कुसंयोजन है या असंयोजन है, या जोड़ा गया हो किसी गलत व्यक्ति को, या किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जिससे जोड़ा जाना चाहिए नहीं जोड़ा, तब यहाँ पे कुसंयोजन और असंयोजन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसको वाद का निपटारा करने में। न्यायालय क्या कर सकती है, विवाद का निपटारा वहाँ तक कर सकती है जहाँ तक पक्षकारों के अधिकारों और हितों के संबंध में सक्षम है। यानी कि अगर पक्षकारों के हित और अधिकार उनको डिसाइड किया जा सकता है, अधिकार दिया जा सकता है, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो यहाँ पे कुसंयोजन और संयोजन कोई विफलता का कारण नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नियम है 9 है, वो लागू कब नहीं होगा, मान लीजिए उस मामले में किसी आवश्यक पक्षकार को जोड़ना चाहिए था, जिसके बिना मामला चल ही नहीं सकता, उसका डिसाइड हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आवश्यक पक्षकार नहीं जोड़ा गया है तो वहाँ पे ये लागू नहीं होगा, और जो मामला है वो विफल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं नियम 10 की, गलत वादी के नाम से वाद। यदि मान लीजिए कोई वादी है, ठीक है ना, वो गलत नाम से वो यहाँ पे वाद को फाइल कर देता है, और वादी के नाम पर भूल या संदेह हो, यानी कि जो वादी का नाम है उसके बारे में संदेह हो या फिर भूल हो, तो उसके बाद क्या किया जाएगा, और वाद कैसा होना चाहिए, सद्भाव भूल से संचित किया गया हो, यानी कि यहाँ पे गुड फेथ में वो उसने मामला फाइल किया हो, लेकिन मामले में क्या हो, नाम कुछ गलत हो गया हो, और विवाद के निपटारे के लिए क्या है, वो आवश्यक है कि नाम को सही किया जाए, नाम को सुधारा जा सके। तो क्या किया जाएगा, न्यायालय में एक आवेदन लगाया जाएगा कि वाद के किसी भी प्रकरण, यानी कोई भी स्टेज चल रही हो सूट का, उसमें क्या किया जाएगा, पक्षकारों के आवेदन लगाया जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे जब आवेदन लगाया जाएगा पक्षकारों के द्वारा तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, न्यायालय का जो नाम है वो काट सकेगी या जोड़ सकेगी, यानी न्यायालय किसी भी स्टेज पर उन पक्षकारों को नाम जोड़ सकेगी या फिर जिसका गलत हुआ है उसको काट सकेगी। ये सभी पावर है किसके पास, न्यायालय के पास। लेकिन पक्षकारों को क्या करना होगा, आवेदन करना होगा। अब आती है बात कि असंयोजन कुसंयोजन के बारे में आक्षेप कब किया जा सकता है, यानी कि इसमें ऑब्जेक्शन कब रेज किया जा सकता है, तो शीघ्रतम अवसर पे यहाँ पे जो मामला है चल रहा है, ठीक है ना, उसके शीघ्रतम अवसर पे यहाँ पे क्या किया जाएगा, आक्षेप लगाया जा सकता है, ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है। लेकिन विवादक जो होते हैं, यानी जो इश्यूज फ्रेम होते हैं उसको स्थिर किए जाने के समय या फिर उससे पहले क्या किया जाएंगे, उसमें आक्षेप यानी ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑर्डर 1, ठीक है, रूल 1 से लेकर रूल 13 तक के पूरे। अब नेक्स्ट लेक्चर हम ऑर्डर 2 में देखने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे सूट जो कॉज ऑफ एक्शन वगैरह है उसके बारे में आपको बताया गया। ऑर्डर 2 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।